नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जिसके एजुकेशन मॉडल को पूरी दुनिया एक बेंचमार्क मानती है। जापान। आज की तारीख में जापान के स्कूल दुनिया के बेस्ट मॉडल्स में गिने जाते हैं। पर सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जबरदस्त विल पावर, दूर की सोच और पीढ़ियों तक चले सुधार शामिल हैं। और सच कहूँ तो हम सबके लिए इसमें सीखने को बहुत कुछ है। 235 मिनट्स एक हफ्ते में। क्या कोई सोच सकता है कि एक स्टूडेंट हर हफ्ते इतना वक्त सिर्फ मैथ्स को दे? जापान में ये एक आम बात है और शायद यही वजह है कि साइंटिफिक लिटरेसी में वो दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। और ये कहानी सिर्फ मैथ्स तक ही नहीं रुकती। जरा सोचिए, 5वीं क्लास के बच्चे पाइथन और स्क्रैच जैसी लैंग्वेजेस में कोडिंग सीख रहे हैं। उनके पास AI पावर्ड लर्निंग टूल्स हैं जो उन्हें आज से ही कल के लिए तैयार कर रहे हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। जापानी स्कूलों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता। जी हाँ, स्टूडेंट्स खुद अपने क्लासरूम, कॉरिडोर और यहाँ तक के टॉयलेट्स भी साफ करते हैं। इसे वहाँ काम नहीं बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो देश कभी योद्धाओं का देश था, वो आज विद्वानों का देश कैसे बन गया। देखिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये 1700 साल की एक लंबी और सोची समझी यात्रा थी। चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। जापान के एजुकेशन का इतिहास देखें ना, तो वो उसके मकसद बदलने का इतिहास है। कभी मकसद था बस सर्वाइवल, तो कभी पावर पर कब्जा करना, फिर वफादारी सिखाना, फिर समाज बनाना और आखिर में एक मजबूत देश बनाना। आइए इन सभी पड़ावों को एक एक करके समझते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब जापान सिर्फ कबीलों का देश था, तब कोई स्कूल वूल नहीं थे। ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। शिकार कैसे करना है, खेती कैसे करनी है, अपने रीति रिवाज कैसे निभाने हैं। मतलब उस वक्त शिक्षा का एक ही मतलब था, जिंदा रहना। लेकिन फिर आया यामातो पीरियड और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जापान अब एक राज्य बन गया था और एजुकेशन बन गया एक पॉलिटिकल टूल। अब इसका मकसद था सम्राट की ताकत को और मजबूत करना। ये आम लोगों के लिए नहीं थी, ये थी रूलिंग क्लास के लिए। पर पावर हमेशा एक हाथ में तो रहती नहीं। जल्द ही सम्राट की ताकत मिलिट्री शासकों यानी शोगुन्स के हाथ में चली गई। और जब रूलर बदले तो जाहिर है एजुकेशन का मतलब भी बदल गया। अब जापान में राज था तलवार का, तो एजुकेशन का मकसद क्या हो गया? लॉयल्टी, सर्विस और मिलिट्री डिसिप्लिन सिखाना। पूरे करिकुलम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वफादार सैनिक तैयार हो सकें। सदियों की लड़ाई झगड़े के बाद जापान में एक ऐसा दौर आया जो 265 साल तक चला, शांति का दौर। तोकुगावा वंश के इस ग्रेट पीस के दौर ने ही मॉडर्न जापान की नींव रखी। ये जो बदलाव था ना, ये बहुत बड़ा था। सोचिए, जब कोई देश करीब करीब 300 साल तक लड़ाई से दूर रहे तो उसका फोकस कहाँ जाएगा? जाहिर है सोसाइटी बनाने पर। जापान ने सही मायनों में तलवारें छोड़कर कलम उठा ली थी। और ये पहली बार था कि एजुकेशन समाज के हर लेवल तक पहुंची। समुराई हो, किसान हो, व्यापारी हो, सबके लिए उनकी ज़रूरत के हिसाब से स्कूल थे। आम लोगों के लिए खास तेराकोया स्कूल खुले गए, जहां उन्हें पढ़ना लिखना और रोजमर्रा के काम आने वाले स्किल्स सिखाए जाते थे। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा कमाल का था। 1800 आते आते जापान की 40% मेल पॉपुलेशन पढ़ लिख सकती थी। ये उस जमाने में यूरोप के कई देशों से ज्यादा था। इसी दौर ने जापान को दुनिया के सबसे पढ़े लिखे देशों में से एक बना दिया था। पर जैसा कि होता है, शांति का ये दौर हमेशा नहीं चला। 1853 में अमेरिका के ब्लैक शिप्स जापान के दरवाजे पर आ खड़े हुए और अब जापान पर मंडरा रहा था गुलामी का खतरा। अब जापान के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो तेजी से बदलो या फिर गुलाम बन जाओ। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से देश का भविष्य तय होना था। और यहाँ जापान के लीडर्स ने एक बहुत गहरी बात समझी। उन्होंने रियलाइज किया कि वेस्ट की असली ताकत उनकी तोपों में नहीं बल्कि उनकी यूनिवर्सिटीज में है। और बस इसी एक सोच ने जापान के मॉडर्नाइजेशन की पूरी दिशा तय कर दी। और इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया वो सच में हिस्टोरिक था। 1872 में एक नया एजुकेशन एक्ट लाया गया। मतलब हर बच्चे के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री कर दी गई। कोर्स पूरी तरह बदल दिया गया। अब फोकस था मॉडर्न साइंस, इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल नॉलेज पर,
ताकि जापान दुनिया का मुकाबला कर सके। जापान की ये पूरी कहानी ना एक आईने की तरह है। तो अब देखते हैं कि इस आईने में भारत की तस्वीर कैसी दिखती है। ये जो फर्क है ना, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। जापान ने 1872 में ही हर बच्चे के लिए एजुकेशन को एक अधिकार बना दिया था। भारत को यही कदम उठाने में 137 साल और लग गए, 2009 में, जब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। आज की तस्वीर देखें तो फर्क और भी साफ हो जाता है। एक तरफ जापान है जो फ्यूचर की तैयारी कर रहा है, एआई, कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं जहां आज भी ज्यादातर पढ़ाई रट्टा मारने और परिभाषाएं याद करने पर ही टिकी है। जापान में 80% लोग अपनी पूरी स्कूलिंग खत्म करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 74% की बस बेसिक लिटरेसी रेट है। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जब दुनिया एआई और रोबोटिक्स की बात कर रही है, हमारी एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा आज भी 19वीं सदी में ही अटका हुआ है, और हम पीछे छूट जाने का एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। देखिए, मोटे तौर पर 2 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता तो वही है कि चीजें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहें, नई नई स्कीमें, चुनावी वादे, पर कोई बड़ा फंडामेंटल बदलाव नहीं। और दूसरा रास्ता है एजुकेशन को देश की नंबर 1 प्रायोरिटी बनाने का, हर बच्चे को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का। और आखिर में बात बस एक ही है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है, जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विल पावर और हमारे अपने फैसलों से जीती जाएगी। क्योंकि एक बात तो साफ है, शिक्षा बदलेगी तभी देश बदलेगा।